हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ज्योग्राफी क्लास। आज हमारा विषय है आइसोस्टेसी, जिसको कि हम हिंदी में समस्थिति के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये समस्थिति क्या होती है। अर्थात यदि हम पृथ्वी के वर्तमान धरातलीय स्वरूप पर निगाह डालते हैं, देखते हैं, अपनी आंखों से जो भी हमें दिखाई देता है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि धरातल पर कहीं पर पर्वत पाए जाते हैं, कहीं पठार हैं, कहीं मैदान हैं और कहीं झीलें पाई जाती हैं। ऐसी अनेक भूआकृतियां धरातल पर विद्यमान हैं। इन सभी भूआकृतियों के आकार में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। न केवल आकार में बल्कि भार में भी पर्याप्त अंतर पाया जाता है। हमें पर्वतीय भाग बहुत भारी दिखते हैं, वहीं पठारी भाग उनसे हल्के, वहीं मैदानी भागों का भार कम महसूस होता है। तो इस रूप में हम देखें तो ये विभिन्न प्रकार की आकृति और भार के जो स्वरूप धरातल पर विद्यमान हैं, फिर भी ये आकृतियां धरातल पर समतल की स्थिति में टिकी हुई हैं। तो इस आधार पर हम ये तो कह सकते हैं कि ये जो भू आकृतियां हैं ये किसी एक निश्चित नियम या व्यवस्था के अनुसार ही संतुलित हैं, और ये जो संतुलन की अवस्था है, इस संतुलन की अवस्था को ही हम समस्थिति के नाम से जानते हैं। अब ये जो समस्थिति है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकी भूवैज्ञानिक डटन ने 1889 में किया था। समस्थिति का अंग्रेजी शब्द आइसोस्टेसी है, जो कि ग्रीक भाषा के आइसोस्टेशियस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है समान स्थिति। अब इसके अंतर्गत हम ये कहें कि भौतिक तथा यांत्रिक स्थिरता की दशा, अर्थात अगर हम समस्थिति को परिभाषित करते हैं तो ये हम जाने कि समस्थिति हम किसे कहेंगे। भौतिक तथा यांत्रिक स्थिरता की दशा जो कि पृथ्वी के ऊपर उठे भागों में और गहराई में स्थित भागों के बीच में पाई जाती है, उसे हम समस्थिति कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम यूं भी कह सकते हैं कि संतुलन की वह दशा जो स्थल के बड़े बड़े भागों में विभिन्न पर्वत, पठार, मैदान आदि के रूप में विद्यमान है, वो भू संतुलन या समस्थिति कहलाती है। अर्थात धरातल पर ये जो विभिन्न प्रकार के आकार और भार के जो आकृतियां विद्यमान हैं, इनके मध्य जो संतुलन की स्थिति है, उसी को हम समस्थिति के रूप में जानते हैं। अब ये जो समस्थिति का विचार है, ये सबसे पहले 1859 में सिंधु गंगा के मैदान में जब अक्षांशों के निर्धारण हेतु सर्वेक्षण किए जा रहे थे, उस समय पर यह सामने आया। उस समय पर कल्याण और कल्याणपुर नामक दो स्थानों का जो अक्षांशीय माप था वो त्रिभुजीकरण और खगोलीय विधि के अनुसार किया गया, तो दोनों मापों में अंतर आ गया। ये अंतर 5.236 सेकंड का आया। जब ये अंतर क्यों आया, इस बारे में एरी से सलाह ली गई, तो एरी नामक विद्वान ने कहा कि हिमालय की निकटता इसका कारण है, जबकि प्राट ने उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने हिमालय को जो है वो सियाल का बना माना। सिलिका और एल्यूमिनियम, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, कि सियाल का बना मानकर उसकी गणना की, तो उनके अनुसार ये अंतर तो 5.236 की स्थान पर 15.885 सेकंड का आना चाहिए था। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हिमालय ने जो उसकी आकर्षण शक्ति थी उसका कम प्रयोग किया। अब ये जो कम प्रयोग किया, इसके पीछे कारण क्या था, जब इसको जानने का प्रयास किया तो उस समय पर दो विकल्प हमारे सामने रखे। उन दो विकल्पों में से पहला विकल्प आया कि पर्वत जितने भी हैं वो हल्के पदार्थों के बने हैं, जिसके कारण से उनका घनत्व और भार भी कम है, इसलिए उनकी आकर्षण शक्ति भी कम हो गई। लेकिन यदि हम देखें तो वास्तव में ये तथ्य सही प्रतीत नहीं होता है। वहीं दूसरा ये बात आया कि हिमालय के ऊपर जो अत्यधिक पदार्थ का संतुलन है, उसके नीचे कम घनत्व वाले पदार्थ से हैं, जिसके कारण से उस समस्त पदार्थ का जो भार है वो कम हो गया और आकर्षण शक्ति भी कम हो गई। तो इस प्रकार से हम कहें तो धीरे धीरे ये विचार आने लगा कि जो पर्वतीय भाग जो हमें दिखने में इतने भारी लिखते हैं, ये वास्तव में उतने भारी है भी या नहीं है। तो इन्हीं विचारों को लेकर के ये जो सिद्धांत विकसित हुआ है, उस सिद्धांत को ही हम समस्थिति या संतुलन के सिद्धांत के रूप में जानते हैं। इस संबंध में सबसे पहले अगर हम बात करें तो दो महत्वपूर्ण विचार सर्वाधिक महत्वपूर्ण आते हैं, जिनमें सबसे पहले तो आता है एरी का और दूसरा आता है प्राट का। अब एरी महोदय ने जो बात ये कही, उन्होंने ये कही, एरी के पास जब इस बात
की जानकारी ली गई तो उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया और उन्होंने कहा कि जो बात समस्थिति के अंतर्गत हमें दिखाई देती है वो तैरने के सिद्धांत पर आधारित है। अर्थात एरी ने जो अपना सिद्धांत दिया वो तैरने की परिकल्पना पर आधारित था। इन्होंने दूसरे विकल्प को स्वीकार किया। दूसरा विकल्प कौन सा, जिसमें हमने ये जाना था कि पर्वतीय भागों का अधिक पदार्थ का संतुलन उसके नीचे कम घनत्व वाले पदार्थों से है, उसके आधार पर इन्होंने यहाँ पर बात की। उन्होंने बताया कि पर्वतों के नीचे गहराई तक हल्के पदार्थ भी विद्यमान हैं। इन्होंने ये माना कि महाद्वीपीय जो भाग हैं अर्थात जो सियाल परत है वो सियाल परत नीचे अधिक घनत्व वाले अधः स्तर अर्थात सीमा पर तैर रही है। इन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि जिस प्रकार बर्फ का एक टुकड़ा जब जल में तैरता है तो उसके एक भाग को ऊपर रहने के लिए उसके 9 भाग को जल में डूबा रहना आवश्यक होता है, उसी प्रकार इन्होंने कहा कि सियाल को सीमा के ऊपर रहने के लिए उसके 9 भाग को, यानी कि सियाल जितना ऊंचा धरातल पर हमें दिखाई दे रहा है इसका 9 गुना भाग सीमा के अंदर अर्थात अधः स्तर पर डूबा हुआ होगा। इसलिए इन्होंने ये कहा कि सियाल सीमा पर तैर रहा है और जो भाग जितना ऊंचा होता है वो उतना ही अधः स्तर में डूबा होता है और जो भाग कम ऊंचा होता है उसका कम भाग डूबा होगा। अर्थात जितने भी धरातलीय भाग हैं इन धरातलीय भागों का घनत्व तो बराबर होता है किंतु उनकी गहराई में अंतर पाया जाता है। ये बात एरी ने कही। इन्होंने एक लाइन के अंदर भी अपने सिद्धांत को समझाया कि यूनिफॉर्म डेंसिटी विद वेरिंग थिकनेस अर्थात समान घनत्व किंतु गहराइयों में अंतर, और जो धरातलीय भाग हैं ये गहराई तक जड़ रखते हैं। ये एक डायग्राम के अंतर्गत हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भाग हमें धरातलीय भाग जितना ऊंचा दिखाई दे रहा है, यदि हम देखें तो ये धरातलीय भाग सर्वाधिक ऊंचा दिखाई दे रहा है, तो ये नीचे की ओर यानी कि सीमा में उतना ही अधिक ये डूबा हुआ है, और जो भाग कम ऊंचा है वो कम गहराई तक डूबा है। इस प्रकार से हम इनकी विभिन्न गहराइयों का आकलन करके देख सकते हैं। तो इन्होंने यही बात अपने सिद्धांत के अंदर कही कि जो भाग जितना ऊपर होता है वो भाग उतना ही अधिक यानी कि 9 गुना जितना ऊंचा है उसका 9 गुना भाग धरातल के अंतर्गत डूबा हुआ होगा अर्थात वो अधः स्तर में डूबा हुआ होगा। इन्होंने अब एक प्रैक्टिकल के द्वारा भी अपनी बात को समझाया। इन्होंने क्या किया, विभिन्न प्रकार के लकड़ी के टुकड़े लिए जो कि अलग अलग आकार के थे और भार के थे। इन अलग अलग टुकड़ों को इन्होंने पानी से भरे हुए पात्र के अंदर डुबो दिया। तो इन्होंने देखा कि जो टुकड़ा अधिक ऊंचाई वाला था, अधिक बड़ा था, वो अधिक गहराई तक पानी में डूबा, और जो कम ऊंचा था वो कम गहराई तक, और जो और भी कम ऊंचा था वो और कम गहराई तक पानी के अंतर्गत डूबा हुआ है। तो इस आधार पर इन्होंने ये कहा कि जो भाग जितना ऊंचा हमें धरातल पर दिखाई देता है उसका 9 गुना भाग उतना ही अधः स्तर में डूबा होता है, और उस आधार पर ही धरातल पर हमें संतुलन की स्थिति दिखाई देती है। अर्थात इन्होंने ये बात कही, हम संक्षेप में ये बात कह सकते हैं कि धरातल पर संतुलन की स्थिति इसलिए है कि जो धरातलीय भाग हमें जितने ऊपर दिखाई देते हैं ये उसके 9 गुने भाग अधः स्तर में विद्यमान है, जिसके कारण से संपूर्ण भाग का घनत्व जो है वो भार समान हो जाता है और धरातल पर एक संतुलन की स्थिति बनी रहती है। अर्थात इन्होंने जो कहा वो कहा यूनिफॉर्म डेंसिटी विद वेरिंग थिकनेस अर्थात समान घनत्व किंतु गहराइयों में अंतर। अब जब यही बात दूसरे विद्वान प्राट के सामने रखी गई तो प्राट ने कुछ अलग ही तरीके से इस बात को समझाया। उन्होंने ये कहा कि हिमालय का यदि हम सियाल का बना हुआ मानते हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि सियाल का जो औसत घनत्व है वो 2.75 है, तो उस आधार पर यदि हम इसको सियाल का बना हुआ मान करके चलते हैं तो वो जो अंतर आया कल्याण और कल्याणपुर में 5.236 सेकंड का, उसकी जगह पर ये अंतर 15.885 सेकंड का आना चाहिए था। तो इस आधार पर इन्होंने ये कहा कि हिमालय और उत्तरी मैदान की जब इन्होंने चट्टानों का अध्ययन किया तो इन्होंने बतलाया कि पहाड़ों का जो घनत्व है वो पठारों से कम होता है, पठारों का घनत्व मैदानों से कम होता है और मैदानों का घनत्व समुद्र तली से कम होता है। अर्थात ऊंचाई और घनत्व में उल्टा संबंध होता है। और इन्होंने ये भी कहा कि जो भाग जितना ऊंचा होता है वो भाग उतना ही
कम घनत्व का होता है और जो भाग जितना नीचा होता है उसका घनत्व उतना ही अधिक होता है, और दोनों एक रेखा के सहारे, एक क्षतिपूर्ति तल के सहारे इनका भार बराबर हो जाता है, जिसके कारण धरातल पर संतुलन की स्थिति बनी हुई है। इन्होंने ये भी कहा कि धरातल के नीचे एक क्षतिपूर्ति तल होता है जिसके ऊपर हमें विभिन्न धरातलीय स्तंभ, अर्थात ये जो विभिन्न धरातलीय आकृतियां हैं इनके घनत्व में तो अंतर पाया जाता है, किंतु इस तल के नीचे घनत्व समान होता है, जिसके आधार पर इन्होंने ये कहा कि बिगर द कॉलम लेसर द डेंसिटी एंड स्मॉलर द कॉलम ग्रेटर द डेंसिटी। अर्थात जो भाग जितना बड़ा है उसका घनत्व उतना ही कम है और जो भाग जितना छोटा है उसका घनत्व उतना ही अधिक है, जिसके कारण से एक संतुलन पर ये सभी भाग आपस में टिके हुए हैं। तो यहाँ पर हम एक इस डायग्राम के अंतर्गत ये भी देख सकते हैं कि ये जो विभिन्न अलग अलग टुकड़े जो इन्होंने लिए हैं, इन अलग अलग टुकड़ों को जब इन्होंने देखा कि सब अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग ऊंचाई के हैं और अलग अलग भार के हैं, लेकिन सभी टुकड़े एक रेखा के सहारे यहाँ पर संतुलन की स्थिति में बने हुए हैं। अर्थात जो भाग जितना ऊंचा है उसका घनत्व उतना ही कम है और जो भाग जितना नीचा है उसका घनत्व उतना ही अधिक होने के कारण इन दोनों का भार आपस में बराबर हो जाता है, जिसके कारण से धरातल पर संतुलन की स्थिति बनी रहती है। इसको इन्होंने एक प्रयोग के द्वारा भी स्पष्ट किया। इन्होंने विभिन्न धातुओं के टुकड़े लिए, सिल्वर, जिंक, पायराइट, टिन, आयरन, निकल, कॉपर, लेड, इनके विभिन्न प्रकार के धातुओं के टुकड़े लिए और इनको पारे से भरे हुए पात्र के अंदर इन्होंने डुबो दिया। तो इन्होंने देखा कि ये सब टुकड़े जो कि अलग अलग घनत्व के हैं, अलग अलग आकार के हैं, ये सभी एक रेखा के सहारे उस पात्र के अंतर्गत संतुलन की स्थिति में बने हुए हैं। तो इस आधार पर प्राट ने यह प्रमाणित किया कि पहाड़ों का जो घनत्व है वो पठारों से कम होता है, पठारों का घनत्व मैदानों से कम होता है और मैदानों का घनत्व समुद्र तली से कम होता है। अर्थात ऊंचाई और घनत्व में उल्टा संबंध होता है। जो भाग जितना ऊंचा होता है उसका घनत्व उतना ही कम होता है और जो भाग जितना नीचा होता है उसका घनत्व उतना ही अधिक होता है, जिसके कारण से धरातल पर संतुलन की स्थिति बनी रहती है। तो इस प्रकार से यदि हम कहें तो एरी ने जो बात कही और प्राट ने जो बात कही उसको हम यहाँ पर एक डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं निष्कर्ष रूप के अंतर्गत कि एरी ने जो बात कही वो ये कही कि सभी धरातलीय भागों का घनत्व समान होता है। जैसे यहाँ पर हमें ये सभी के अंतर्गत घनत्व 3 दिखाई दे रहा है, उदाहरण के तौर पर कि सभी भागों का घनत्व समान है, किंतु जो भाग जितना ऊंचा है वो भाग उतनी ही अधिक गहराई तक डूबा हुआ होता है और जो भाग कम ऊंचा होता है वो उतनी ही कम गहराई तक डूबा हुआ होता है। ये बात एरी ने कही। इसके विपरीत प्राट ये कहते हैं कि धरातलीय भागों के घनत्व में अंतर पाया जाता है और ये भी इन्होंने कहा कि जो भाग जितना ऊंचा होता है उसका घनत्व उतना ही कम होता है और जो भाग जितना छोटा होता है उसका घनत्व उतना ही अधिक होता है। इस कारण से ये सभी भाग धरातल पर एक क्षतिपूर्ति तल के सहारे संतुलन की स्थिति में बने रहते हैं। तो ये बात एरी ने और प्राट ने इस प्रकार से संतुलन की व्याख्या की कि एरी के मतानुसार, जो कि तैरने के सिद्धांत पर आधारित है, कि धरातलीय भागों का घनत्व समान होता है किंतु उनकी गहराई में अंतर होने के कारण से धरातल पर संतुलन की स्थिति बनी रहती है। जबकि प्राट का यह मानना है कि धरातलीय भागों के घनत्व में अंतर होता है किंतु वो एक क्षतिपूर्ति तल के सहारे उनका घनत्व समान हो जाता है, जिसके कारण से धरातल पर संतुलन की स्थिति बनी रहती है। तो ये बात एरी और प्राट के मत की हमने यहाँ पर आज जानी है। इसी विषय के अंतर्गत जो दूसरे विभिन्न मत हैं उनके बारे में हम हमारी अगली क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।